नमस्कार, 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। 5 बड़ी खबरों का रुख करेंगे। उससे पहले भोपाल से बड़ी खबर, जहां नरसिंह घोटाले पर कल सदन में चर्चा होगी। स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने व्यवस्था की है। प्रश्नकाल के बाद नरसिंह घोटाले पर चर्चा हुई है और उचित नियम के तहत चर्चा का आश्वासन दिया गया है। अपडेट आपको दे रहे हैं। नरसिंह घोटाले पर चर्चा की मांग की है और जमकर हंगामा भी देखने को मिला है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में जमकर हंगामा हुआ। नरसिंह घोटाले पर कल सदन में चर्चा होगी। स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने व्यवस्था दी है और प्रश्नकाल के बाद नरसिंह घोटाले पर चर्चा की बात कही है। उचित नियम के तहत चर्चा का आश्वासन दिया गया है। भोपाल से आपको अपडेट दे रहे हैं, जहां लगातार नरसिंह घोटाले का मामला सड़कों पर भी गरमाया और लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तमाम नेता हैं, इस मुद्दे को उठाने में लगातार सड़कों पर नजर आए। और इसी कड़ी में आज विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन भी जमकर इसको लेकर हंगामा हुआ और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां नरसिंह घोटाले पर कल सदन में चर्चा की जाएगी। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, नरसिंह घोटाले पर कल सदन में चर्चा होगी, लेकिन आज मॉनसून सत्र का पहला दिन था और जमकर विपक्ष ने हंगामा किया है। एप्रिन पहनकर वहां पर पहुंचे सभी कांग्रेस नेता विधायक और जिस तरीके से नारे लगाए गए हैं, सड़कों पर भी वो संघर्ष देखने को मिला है। क्या कुछ कहा गया है? कल का दिन किस तरीके से रहने वाला है? देखिए, आज मध्य प्रदेश विधानसभा से लेके यानी सदन से लेके सड़क तक कांग्रेस नरसिंह घोटाला और पेपर लीक मामले में पूरी तरह से आक्रामक है। और जहां तक बात करें आज की विधानसभा की कार्रवाई की, तो विधानसभा मानसून सत्र शुरू हुआ। मानसून सत्र में सरकार पहली बार मोहन यादव अपना सरकार का पूर्णकालीन बजट लाएंगे। इसके पहले जो बजट आया था वो अंतरिम बजट था, लेकिन आज कांग्रेस ने नरसिंह घोटाले पे कार्रवाई शुरू होते ही स्थगन के जरिए मुद्दा उठाया। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसे कांग्रेस को रोका और कहा कि मुद्दा पुराना है, चर्चा नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि सरकार सभी विषयों के लिए चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन परंपराएं लागना स्थगन के बजाय ध्यानाकर्षण लाए सरकार चर्चा के लिए तैयार है, ये सीएम का कहना था। तो कांग्रेस विधायकों की टीका टिप्पणी पे सदन में काफी देर तक हंगामा होता रहा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सुंघार पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि उनके पास नरसिंह घोटाले के सारे सबूत मौजूद हैं और आज कांग्रेस ने उसका फिगर भी रख दिया है कि ये घोटाला 300 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। तो ये पूरा मामला जब चल रहा था, उसी वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस सड़क पे भी प्रदर्शन कर रही थी और विश्वास सारंग जो पूर्व चिकित्सा मंत्री है, जिन पे आरोप है, उनके घर का घेराव करने कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में निकले। इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी और उनका स्पष्ट कहना था कि नरसिंह घोटाले पर कल सदन में चर्चा होगी। उचित नियम के तहत विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने चर्चा करवाने की बात की है। बिल्कुल, देखिए, सड़क से लेकर सदन तक जमकर हंगामा देखने को मिला है और कल अगर चर्चा की बात कही गई है तो देखना महत्वपूर्ण होगा। जिस 300 करोड़ का जो घोटाले का दावा विपक्ष कर रहा है, कितना कुछ चर्चा इस पर होगी, क्या कुछ तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे, इस पर भी सभी की निगाहें रहेंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनुज जी, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में मानसून सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा देखने को मिला है। अब रुख करेंगे 5 बड़ी खबरों की ओर, जहां पहली बड़ी खबर आपको हम दिखाएंगे भारतीयों से जुड़ी हुई। जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं वो लगातार खर्चा कर रहे हैं और पैसा जमकर खर्च किया जा रहा है। और दूसरी खबर आपको बताएंगे, भारतीय विदेशों में जमकर पैसा खर्च कर रहे हैं और जहां पिछले 10 साल में यह खर्च 29 गुना बढ़ गया है। दूसरी बड़ी खबर नीट मामले से जुड़ी है, जहां बेयूर जेल में नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में 13 आरोपियों से सीबीआई ने रविवार को पूछताछ की है। और तीसरी बड़ी खबर यूपी से, जहां लोकसभा चुनाव परिणाम का बीएसपी पर असर दिख रहा है। बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी का तमगा खो सकती है और मायावती को बड़ा झटका लग सकता है। चौथी बड़ी खबर आपको राजस्थान से दिखाएंगे, जहां जयपुर शहर के पास एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला उजागर हुआ है। चौमू कस्बे में धर्म परिवर्तन की सूचना से हड़कंप मच गया। और वहीं 5वीं और आखिरी बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से दिखाएंगे, जहां छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन से महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन रही हैं। और अब विस्तार से खबरों की ओर करेंगे। भारतीय विदेशों में जमकर खर्च कर रहे हैं। जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं जमकर खर्चा कर रहे हैं और पिछले एक दशक में इसमें 29 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसकी तुलना में फॉरेन रेमिटेंस में बहुत कम इजाफा हुआ है।
रेमिटेंस का मतलब उन पैसों से है जो विदेश में काम करने वाले भारतीय कामगार स्वदेश भेजते हैं। यानी जो पैसा विदेश में रहकर कमाया जाता है और भारत में भेजा जाता है उसमें तो उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन जो भारतीय वहीं पर कमाकर वहीं पर खर्च कर रहे हैं उसमें जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2014 में भारतीयों ने विदेशों में 1.1 अरब डॉलर खर्च किए थे और वित्त वर्ष 2024 में यह राशि करीब 29 गुना बढ़कर 31.7 अरब डॉलर पहुंच गई है। और इस सबसे बड़ी वजह यह है कि बड़ी संख्या में भारतीय विदेश यात्रा पर जा रहे हैं और इस अवधि में रेमिटेंस की 71% बढ़कर 70 अरब डॉलर से 120 अरब डॉलर राशि पहुंच गई है। हालांकि विदेशी रेमिटेंस हासिल करने के मामले में भारत अब भी नंबर 1 बना हुआ है। इस मामले में दूर दूर तक कोई भारत के आसपास नहीं है। मैक्सिको 66 अरब डॉलर सबसे ज्यादा विदेशी रेमिटेंस पाने के मामले में दूसरे नंबर पर है, यानी 66 अरब डॉलर मैक्सिको रेमिटेंस भेजता है, लेकिन भारत यहां पर 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। तो कुल मिलाकर दूर दूर तक भारत के आगे कोई नहीं है और मिडिल क्लास के उभार से लोगों की इनकम बढ़ी है और विदेशी यात्राओं में ज्यादा खर्च से यह बात साबित होती है। तो कुल मिलाकर भारतीय विदेशों में जमकर पैसा खर्च कर रहे हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। तनु, विदेशों में रहने वाले भारतीय जमकर पैसा खर्च कर रहे हैं। जो कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, लगातार जो विदेशी खर्च भारतीय जो विदेश में रहकर खर्च कर रहे हैं उसकी संख्या बहुत बड़ी है। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रेमिटेंस जो कि वहां से कमाकर भारत स्वदेश पैसा भेजा जाता है उसमें तुलनात्मक रूप में उतना इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन उसमें भी भारत दुनिया भर में नंबर 1 बना हुआ है। तो किस तरीके से भारतीयों का कहें कि जो खर्च करने का तरीका है या फिर कहें कि विदेशों में रहकर खर्च कर रहे हैं, क्या कुछ ये पूरी स्थिति बयां कर रही है तनु? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए जिस तरीके से जो भारतीय हैं वो विदेश यात्रा पर जो है वो बहुत ज्यादा खर्च करने लगे हैं पहले के मुकाबले, और वहीं जो विदेश यात्रा करने वालों की जो संख्या है उसमें भी लगातार जो है वो बढ़ोतरी की देखी जा रही है। और बढ़ोतरी के साथ ही जो विदेशी मुद्रा है वो भी वो ले गए। तो 2023-24 के जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं और ये साबित करते हैं कि सच में जो खर्च कर रहे हैं भारतीय वो रिकॉर्ड तोड़ जो है वो खर्च कर रहे हैं। और जिस तरीके से डिस्पोजल आय में जो वृद्धि हुई है और जो मिडिल क्लास है जो वो विकास के साथ जो है वो विदेश यात्रा में भी उसकी वृद्धि हुई। जिस तरीके से हमने देखा था कोविड-19 जब आया तो उसके कारण यात्राओं पे प्रतिबंध हो गया था, लेकिन जैसे ही कोविड-19 की जो महामारी आई, जो यात्रा से प्रतिबंध हटाए गए, तो इसके बाद एक तेजी पकड़ी और एक बूम देखने को मिला। जिस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा की भी एक रिपोर्ट है उसमें भी जिक्र किया गया है कि जो पिछले 10 साल थे उसमें जो करीबी रिश्तेदारों के भरण पोषण का जो हिस्सा है उसमें भी 15% का जो है वो इजाफा हुआ है। और इस अवधि में जो गिफ्ट और एजुकेशन के हिस्से में भी जो है वो गिरावट आई है। तो ये जिस तरीके से जो पूरा सिनारियो देखा जा रहा है ऋषभ, ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो रिकॉर्ड्स है वो भारतीयों ने तोड़ दिए हैं और सबको पीछे फंसा दिया है खर्च करने के मामले में। निश्चित तौर पर देखिए वाकई में चौंकाने वाले आंकड़े हैं और मुझे लगता है कि विदेशियों जो भी अलग अन्य देशों को तो इससे काफी फायदा ही है, क्योंकि अगर भारतीय वहां खर्च करते हैं तो उनके लिए तो अर्थव्यवस्था भी बेहतर होती है। देखना महत्वपूर्ण होगा किस तरह के आगे की स्थिति रहती है, क्योंकि लगातार ये आंकड़े अगर बढ़ते भी हैं तो भारत का जो जिस रेमिटेंस का जिक्र हो रहा है वो भी लगातार बढ़ रहा है, तो उसके लिए भारत के लिए भी फायदेमंद ही साबित हो रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तनु आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां बेऊर जेल में नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में 13 आरोपियों से केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने रविवार को पूछताछ की और इन आरोपियों में से 6 कथित तौर पर परीक्षा माफिया का हिस्सा हैं, जबकि 4 उम्मीदवार और 3 उनके माता पिता हैं। मामले से परिचित लोगों ने बताया कि पूछताछ में लगभग सभी आरोपियों ने संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया और सिकंदर यादवेंदु को नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने के पीछे का मास्टरमाइंड बताया है। हालांकि आरोपियों के बयानों में अंतर था। सीबीआई भी संजीव मुखिया की सक्रियता से तलाश कर रही है, लेकिन वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए सभी लोगों ने संजीव मुखिया का नाम लिया है और उन्होंने मुखिया के गिरोह से भी संबंध होने का संकेत दिया, यानी गिरोह से भी संबंध हो सकता है जिसे मुखिया गैंग के नाम से जाना जाता है। तो नीट पेपर लीक का मुखिया ही मास्टरमाइंड है। बेऊर जेल में पूछताछ के दौरान यह बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई को अभी भी संजीव मुखिया की तलाश है, लगातार वह फरार चल रहा है। सीबीआई ने 13 आरोपियों से पूछताछ की है, जिसमें 6 मुख्य आरोपी हैं और नीट पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड है उसे संजीव मुखिया को बताया जा रहा है, जो कि पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, फरार बताया जा रहा है और सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। 13 आरोपियों से पूछताछ की गई, जिसमें खुलासा हुआ कि नीट पेपर लीक का मुखिया मास्टरमाइंड है। मुखिया यानी कि संजीव मुखिया
जो कि इस पूरे मामले में मुख्य सरगना बताया जा रहा है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। बिहार से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, नीट पेपर में धांधली का मामला देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है, लगातार चर्चा की जा रही है। जिस तरीके से कुछ खुलासे हुए हैं, सीबीआई ने 13 आरोपियों से पूछताछ की है। संजीव मुखिया, जो कि सरगना बताया जा रहा है, फरार बताया जा रहा है, सभी जो पूछताछ में जानकारी निकलकर सामने आई है, कहीं ना कहीं संजीव मुखिया ही सरगना है, सो इशारा कर रहे हैं। क्या कुछ सामने अभी तक आया है? आपने कही, जिस तरह से पूरे देश भर में नीट परीक्षा की बात चल रही है, यहाँ से लेके लोकसभा सदन तक की चर्चा हो रही है, जाहिर सी बात है कि सीबीआई टीम एक्टिव हो गई। जिस तरह से कल बेउर जेल में 13 आरोपियों से बात पूछताछ हुई और पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं। हालांकि सीबीआई की टीम इस तरह से बातों को इग्नोर कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका मास्टरमाइंड मुखिया संजीव कुमार उर्फ मुखिया वो फरार है। अगर उनकी गिरफ्तारी अगर हो जाती है तो कहीं और दर परत सामने आ सकती है। लेकिन जिस तरह से सीबीआई की बड़ी एक संस्थान टीम, भारत की एक जानी मानी टीम को पकड़ने में उनको कसम मशक्कत करनी पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी संरक्षण की कहां और कैसे कैसे लोगों को प्राप्त होगा, इसी बात से पता चलता है। जिस तरह से संजीव मुखिया का नाम इस नीट परीक्षा में आने के बाद वो भूमिगत हो गए हैं और सीबीआई टीम खाक छान रही है, बावजूद भी उसे तलाश में, यानी उसकी तलाश नहीं कर पा रही है। अब सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी संस्थान की टीम, जो भारत के सर्वोच्च संस्थान टीम कहे जाने वाली सीबीआई की टीम, उसकी तलाशी से वो दूर है। अब समझने वाली बात है कि यहां नहीं बल्कि कई राज्यों के सफेद पोश लोगों का बर्दाश्त प्राप्त है। यही कारण है कि आज वो भूमिगत है। रह गई बात गिरफ्तारी तो हर जगह हो रही है, या बिहार हो, झारखंड हो, अन्य प्रांतों में गिरफ्तारी हो रही है। गिरफ्तारी से कहने को नहीं है, गिरफ्तारी हो रही है, महत्वपूर्ण सुराग और अधिक मिल रहे हैं। लेकिन सभी की निगाहें भी है कि संजीव मुखिया कब गिरफ्तार होगा और तमाम जो खुलासे हैं उसके आधार पर क्या कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने पहचान बनाने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी को लेकर चिंताजनक खबर सामने आई है। लोकसभा में कोई निर्वाचित सांसद ना होने और इस आम चुनाव में इसका वोट शेयर 2.04% तक गिरने के कारण देश की एकमात्र राष्ट्रीय स्तर की दलित पार्टी बहुजन समाज पार्टी अपना राष्ट्रीय दर्जा खो सकती है। चुनाव आयोग आम चुनावों के बाद अपनी पारंपरिक समीक्षा करेगा तो इस पर फैसला हो सकता है। अप्रैल 1984 में कांशीराम ने दलितों को राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी थी और बीएसपी को 1997 में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई थी। यानी 1997 का वो साल जब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बीएसपी को मिला था। देश के 6 राजनीतिक दलों को चुनाव निगरानी और संस्था की ओर से अभी राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता दी गई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शामिल है। राष्ट्रीय पार्टी वे होती है जिसके पास पिछले आम चुनाव में 4 या उससे ज्यादा राज्यों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% और कम से कम 4 सांसद हों। इस चुनाव में बीएसपी का एक भी सांसद नहीं जीता है और यही खतरा का विषय है कि बसपा राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। समीर, बहुजन समाज पार्टी जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आई है, कम से कम दलितों में अपनी पैठ उसकी मानी जाती है, लेकिन इस बार के जो आम चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, उसमें कुछ भी हासिल यहां पर बहुजन बसपा को प्राप्त नहीं हुआ है। यही वजह है कि चर्चा है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो सकता है, मायावती को बड़ा झटका लग सकता है। क्या कुछ इसके अलावा बड़े कारण बताए जा रहे हैं? क्या स्थिति आगे बन सकती है? जी, आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने एक अपनी पैठ बनाई थी और राष्ट्रीय पार्टी में अपना नाम दर्ज कराया था, कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनका वोट प्रतिशत घटता जा रहा है, चाहे विधानसभा चुनाव की बात कर लें या लोकसभा चुनाव की बात कर लें, लगातार इनका वोट प्रतिशत भी घटता जा रहा है। उनका वोटर था वो कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी और समाजवादी पार्टी में अपना घर ढूंढ रहा, और जो बहुजन की पार्टी कही जाती थी, दलितों की पार्टी कही जाती थी, कहीं ना कहीं दलित जो है बहुजन समाज पार्टी से कहीं ना कहीं मोह भंग करके दूसरी पार्टियों में जा चुका है, जिसके चलते बहुजन समाज पार्टी जो इस बार अब समीक्षा बैठक चुनाव आयोग की होने जा रही है उसमें हो सकता है बड़ा झटका उठाए और राष्ट्रीय पार्टी कहे जाने पद से पीछे हो जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से ग्राफ बढ़ा रही है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी
हाँ बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जातिगत समीकरण साधने की सभी दलों ने कोशिश की है, एक बड़ी वजह रही कि यहाँ पर बसपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया समीर, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां जयपुर शहर के पास एक बार फिर से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। जहां शहर के 30 किलोमीटर दूर चौमू कस्बे में धर्म परिवर्तन की सूचना से रविवार को बड़ा हंगामा हो गया। कस्बे के सैकड़ों लोग रैगर बस्ती में एकत्रित हुए और एक मकान में चल रही प्रार्थना सभा में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाने लगे। हंगामे की सूचना मिलने पर चौमू पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां एक मकान में कई महिलाएं और पुरुष एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहे थे। बिना अनुमति प्रार्थना कार्यक्रम होने के कारण पुलिस ने इस प्रार्थना को बंद करा दिया। स्थानीय लोगों को आरोप है कि चौमू कस्बे की इस बस्ती में गरीब और मजदूर परिवार के लोग रहते हैं। स्थानीय निवासी गुलजारी गंगवाल का कहना है कि भोले भाले लोगों को लालच देकर या फिर बीमारी के इलाज का लालच देकर एकत्रित किया जाता है और प्रार्थना करने से बीमारी का इलाज होने और नौकरी लगाने का लालच देकर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। यही वजह है कि यहां पर यह मामला और धर्म परिवर्तन की यहां पर बू आ रही है। तो राजस्थान में फिर से धर्म परिवर्तन का मामला चर्चा का विषय बन गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए जयपुर से हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, जयपुर से अपडेट आपको हम तक पहुंचाई आपने। और जिस तरीके से चौमू का एक कस्बा बताया जा रहा है जहां गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं, शायद मजबूर है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और चर्चा यह है कि धर्म परिवर्तन उनका किया जा रहा है, प्रार्थना उनसे कराई जा रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, कितनी सत्यता है और क्या कुछ चर्चा की जा रही है? बिल्कुल ऋषभ, ये जो मामला है राजधानी जयपुर से 30 किलोमीटर दूर चौमू कस्बे का है, जहाँ पे कल एक समुदाय विशेष जो रेगर बस्ती है वहाँ पे एक प्रार्थना समाज का प्रार्थना एक रेगर बस्ती के अंदर एक घर के अंदर प्रार्थना की जा रही थी, जिसमें काफी महिलाएं और पुरुष भी शामिल थे। और लोगों का दावा किया जा रहा था कि इस प्रार्थना स्थल पे जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं उनको ठीक किया जा सकता है और साथ में ही नौकरी लगने का भी उनमें वादा किया जा रहा था। तो ग्रामीणों का आरोप इस तरह का ये जो धर्म परिवर्तन का ये पहले भी कस्बे में चला जा रहा था और काफी 6-7 महीने से यहाँ पे एक जयपुर के सदस्य बताए जा रहे हैं जिनका नाम सत्येंद्र हैं। तो वो काफी समय से यहाँ पे आते हैं और रविवार के दिन एक विशेष प्रार्थना करवाते हैं। तो जैसे ही मामला कल उजागर आया और स्थानीय जो पुलिस है, चौमू पुलिस है, वहाँ पे मौके पे पहुंच के प्रार्थना को बंद करवाया और अनुमति मांगी। तो उन्होंने कहा कि हमने किस प्रकार की अनुमति नहीं दी थी। तो इस तरह के जो प्रार्थना है वो पहले से भी कस्बे में हो रही थी और लोगों ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि यहाँ पे विशेष एक समुदाय विशेष द्वारा धार्मिक प्रार्थनाएं की जाती है और धर्म परिवर्तन करवाने जैसा मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस मामले का अनुसंधान कर रही है और जो प्रार्थना को लेकर जो तैयारियां की जा रही थी उनको बंद करवा दिया गया है। ऋषभ, चलिए ठीक है, देखिए पुलिस जांच कर रही है और क्या कुछ आगे स्पष्टता आएगी, क्या कुछ आगे की स्थिति स्पष्ट होगी, इस पर निगाहें रहेंगी, देखना महत्वपूर्ण होगा क्या स्थिति आगे रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राजस्थान से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं जहां चौमू कस्बे में धर्म परिवर्तन का ये पूरा मामला चर्चा का विषय बन गया है। जो गरीब तबके के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, बीमारी से ग्रसित हैं, इन तमाम वजहों का फायदा उठाकर मजबूरीवश उनको प्रार्थनाएं अन्य धर्म की कराई जा रही हैं। और कहीं ना कहीं चर्चा यह है कि इस प्रार्थना के जरिए धर्म परिवर्तन की ओर ये मामला दिखाई देता है। इसका कहीं ना कहीं ये तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा पुलिस की जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। फिलहाल 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।